नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे पहली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी में नवीन अध्याय की शुरुआत हो रही है। जी हां, नवीन अध्याय। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया लगातार चली और फिर अगले 24 घंटे में इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनाव की प्रक्रिया में सबसे पहले नितिन नवीन ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी भी शामिल हुए। लेकिन नामांकन प्रक्रिया के दौरान हमारे सहयोगी कृष्णा सोनकर ने नेता और मंत्री गिरिराज सिंह और अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की है। सुनिए। सर, आज नितिन नवीन का जो नामांकन पूरा हो चुका है, क्या कहेंगे उसमें? बहुत अच्छा, ये सौभाग्य की बात। सर, विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि किस तरह से जो है इनके पास एक ही जो उम्मीदवार है वो है नामांकन के लिए पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मौजूद बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर, सर क्या कहेंगे जिस तरह से जो युवा नेता है, सर आपके 45 साल, भाजपा के 45 साल की उम्र के? भाजपा आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक, मंत्री, सरकार से लेकर संगठन तक सबका अनुभव है और कई राज्यों में चुनाव जिता चुके। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे साथ रहे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। इनका युवा, मेहनती और इनका जो सहज व्यवहार, ये सब इनकी बहुत बड़ी ताकत है। मैं इतना ही कहूँगा, मोदी जी की लोकप्रियता अनुभव और नितिन नवीन जी की कार्यशैली और उनका युवा, ये जो युवा है ना, ये भारत के युवाओं को, जेनजी को और अट्रैक्ट करेगा। और युवाओं से मैं कहता हूँ, आइए भाजपा को ज्वाइन करिए और देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाइए। सर, आज भारतीय जनता पार्टी को 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग मिल चुका है। आज जो है नामांकन की प्रक्रिया थी जो 4 बजे तक पूरी कर ली जा चुकी है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से नितिन नवीन जो है भारतीय जनता पार्टी की सबसे युवा नेता है, क्योंकि एक इतिहास रचने जा रहा है। आपको बता दूं कि 45 साल के कार्यकाल में भाजपा 45 साल और 45 साल के नितिन नवीन जो कि सबसे युवा नेता है। आपको बता दूं कि युवा नेता होने के कारण ही इनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने इनको समर्थन दिया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके तौर पर जो है आज लगभग मोहर लगा दी गई है। मैच औपचारिकता ही रह गई है। औपचारिकता ये है कि कल जो है इनके नाम का ऐलान हो जाएगा, लगभग तय है, क्योंकि जिस तरह समर्थन देखने को मिला। और आज देखो किस तरह से हमने दिखाया कि यहाँ के जो जितने भी भाजपा के प्रदेशी मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर आए थे इनको समर्थन देने के लिए। बड़े बड़े नेता थे, सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तमाम जो देखा गया किस तरह से जेनजी है, जेनजी के नाते अपने युवाओं को कितना लुभाते हैं। आने वाले टाइम में पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, उसको देखते हुए भी इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी के तहत पर जो है अब नितिन नवीन अपना कार्यभार को अच्छे तरीके से संभालेंगे और आगे जनसभाएं संबोधित करेंगे। और इनका यही अब बताया जा रहा है कि एक मुख्य जो लक्ष्य है जेनजी को अपनी तरफ आकर्षित करना, और इनका एक मुख्य लक्ष्य है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव आने वाले टाइम में अनेक राज्यों के चुनाव है, किस तरह से उसको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई जाए। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए नितिन नवीन को लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। कैमरा पर्सन विनोय के साथ कृष्णा सोनकर, इंडिया डेली लाइव। भारतीय जनता पार्टी को 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग मिल चुका है। तो करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में नेशनल प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू होते हुए भी हमें दिखाई दी और इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सपोर्ट लेटर के साथ नॉमिनेशन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। उनके अलावा कई छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने भी समर्थन पत्र जमा किया और पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन आज अपने नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया और ये प्रक्रिया पार्टी के आंतरिक लोकतांत्रिक ढांचे के तहत आयोजित किया गया और सभी समर्थक नेता इसमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में नेशनल प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हुई और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस मौके पर अपने सपोर्ट लेटर के साथ नॉमिनेशन प्रक्रिया में हिस्सा लिया।
इसके अलावा कई दिल्ली बीजेपी नेताओं ने भी समर्थन पत्र जमा किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन आज अपने नॉमिनेशन को उन्होंने फाइल किया और ये प्रक्रिया पार्टी के आंतरिक लोकतांत्रिक ढांचे के तहत आयोजित की गई और सभी समर्थक नेता इसमें उन्होंने हिस्सा लिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से यह खबर है जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी। पंडित शास्त्री ने मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहा कि बच्चों को जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उस पर लिखा कि चचा के 30 बच्चे होते हैं, आप लोग भी ज़्यादा बच्चे पैदा करो। मौलाना रिजवी ने कहा कि बच्चों का होना खुदा की नियामत है और जिनके बच्चे नहीं हैं उनका दर्द समझा जाना चाहिए। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सम्मान के साथ सुझाव दिया कि वो खुद भी शादी कर लें ताकि बच्चों की परवरिश और शिक्षा का अनुभव खुद जान पड़े उन्हें। मौलाना ने पंडित शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि पूरे भारत में कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके 30 बच्चे हों। उनका कहना था कि यह बयान बहुसंख्यक समुदाय को भड़काने वाला है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मुसलमानों को हमेशा निशाना बनाते रहे हैं और अभी भी उन्होंने ये कहा कि मुसलमान 30 बच्चे पैदा करता है और ये चच्चा और बच्चा है। इस तरह की बातें धर्मगुरु को शोभा नहीं देती हैं। वो धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि इतना बड़ा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाना कि जो साबित करना दुश्वार हो जाए। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि पूरे भारत में साबित करें कि एक मुसलमान के 30 बच्चे हैं। 2, 4, 7, 8 कहते तो मैं समझ लेता, मान लेता कि हाँ हिंदुओं की भी मुसलमानों की भी बच्चे होते हैं, और 30 बच्चे बात करना, इस तरीके से उकसाना और भड़काना अच्छी बात नहीं है। तो महाराष्ट्र के भिवंडी में चुनावी रंजिश हिंसक झड़प में बदल गई। दरअसल भाजपा और कोणार्क विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। भाजपा कार्यालय पर तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं भी सामने आई, जिसमें भाजपा विधायक महेश चौगुले को चोटें आईं। कोणार्क विकास आघाड़ी का आरोप है कि पूर्व मेयर विलास पाटिल के बंगले में घुसकर पथराव और मारपीट की गई। घटना के बाद पूर्व मेयर अपने परिवार के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर परिसर में आंदोलन पर बैठ गए और दोनों पक्षों की ओर से वाहनों में तोड़फोड़, नारेबाजी और पथराव की घटनाएं हुई। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया और इलाके में तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण का दावा किया और मामले की जांच मंडी पुलिस द्वारा फिलहाल की जा रही है। देखो यार, मैं ये मीडिया का मुझे शौक नहीं है। मेरे घर पे हल्ला हुआ है, मेरा कंसंट्रेशन बहुत खराब हुआ है। मेरे घर में 2 छोटे बच्चे, 3 बहुएं, मेरी सब सारे औरतें हैं। वो आमदार का लड़का, मैं डर के बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माझ्या मुलांना, माझ्या घरातल्या लोकांना काय झालं तर हे वाइट है। इलेक्शन होने के बाद कल की रात में एक कार्यकर्ता की वड़ा पाव की गरीब की गाड़ी थी, उन्होंने तोड़ी। आज 2 कार्यकर्ताओं को मारा। फिर आज हम लोग इधर ऑफिस पे बैठे थे तो 400-500 लोग लेके आके यहाँ पे पथराव किया। पुलिस के सीनियर को भी मारा, सबको धक्का धुक्की किए, पुलिस को भी जुमाना नहीं, और आके सबको ये करके इधर लोगों को उसके समर्थकों ने मारपीट किए। तो खोपोली शहर में मंगेश कोलेखे की निर्मम हत्या के मामले में फरार आरोपी भरत भगत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भरत भगत राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट के प्रवक्ता हैं और उन्हें इस हत्याकांड में इस आरोपी बनाया गया है और हत्या के बाद से वो फरार चल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़कर खालापुर न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जाएगी और मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस सभी पहलुओं का पता लगाने में जुटी हुई है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के नवनिर्वाचित नगर सेवकों का सम्मान किया। उन्होंने पुष्पगुच्छ देकर उन्हें
30 नगर सेवकों को बधाई दी और उनसे संवाद किया। शिंदे ने नगर सेवकों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि हर वार्ड में जनता को दिखाई देने वाला सकारात्मक बदलाव होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किए गए विकास कार्यों की पहचान जनता तक पहुंचनी चाहिए और पार्टी की छवि खराब करने वाला कोई काम नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों की गुणवत्ता और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इस अवसर पर शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रवक्ता भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने सभी से उम्मीद जताई कि वो जनता के हित और पार्टी की छवि को बनाए रखने के लिए वो लगातार बेहतर काम करेंगे। लोकांमध्ये आमूलाग्र बदल झालेला म्हणजे वार्डामध्ये एक स्वच्छतेवर जास्त भर देणे, छोट्या छोट्या गोष्टी आहे, पिण्याचं पाणी असेल, रस्ते चांगले असतील, या ठिकाणी उद्यानाचं डागडुजी असेल, त्या ज्या काही सोयी सुविधा आहे त्याला तात्काळ फोकस करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत। आणि मग काही एक 3-4 ठोस कामं मोठी वॉर्डमध्ये आतापासून प्रस्तावित केली पाहिजे, जेणेकरून कायमची लोकांसाठी ती उपयोगी ठरतील आणि कायमची त्याची एक त्या वॉर्डाची ओळख आणि नगरसेवकाची ओळख ही होईल। लोकांमध्ये आमूलाग्र बदल झालेला म्हणजे वार्डामध्ये एक स्वच्छतेवर जास्त भर देणे, छोट्या छोट्या गोष्टी आहे, पिण्याचं पाणी असेल, रस्ते चांगले असतील, या ठिकाणी उद्यानाचं डागडुजी असेल, त्या ज्या काही सोयी सुविधा आहे त्याला तात्काळ फोकस करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत। आणि मग काही एक 3-4 ठोस कामं मोठी वॉर्डमध्ये आतापासून प्रस्तावित केली पाहिजे, जेणेकरून कायमची लोकांसाठी ती उपयोगी ठरतील आणि कायमची त्याची एक त्या वॉर्डाची ओळख आणि नगरसेवकाची ओळख ही होईल। लोकांमध्ये आमूलाग्र बदल झालेला म्हणजे वार्डामध्ये एक स्वच्छतेवर जास्त भर देणे, छोट्या छोट्या गोष्टी आहे, पिण्याचं पाणी असेल, रस्ते चांगले असतील, या ठिकाणी उद्यानाचं डागडुजी असेल, त्या ज्या काही सोयी सुविधा आहे त्याला तात्काळ फोकस करण्याच्या मी सूचना। जो काम है वो धरातल पर नजर आना चाहिए, यानी कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से काम होना चाहिए वो ज़मीन पर दिखना चाहिए। लोगों के साथ आप रहकर काम करेंगे तो बेहतर महाराष्ट्र का विकास हो सकता है और इसीलिए लगातार जो शिवसेना है शिंदे गुट की उसको लेकर तमाम तरह के बयान भी सामने आए और उप मुख्यमंत्री ने शिवसेना के जो नगर सेवक हैं उनका सम्मान किया, उनका पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखा गया कि किसी प्रकार की जो है वो चीज़ें जोर दिया तो विकास कार्यों की गुणवत्ता पर और स्वच्छता पर एकनाथ शिंदे ने जोर दिया। जो चुनाव में जीत कर आए हैं बीएमसी चुनाव में, उन पर जो है ध्यान दिया गया। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आज लखनऊ से बड़ी राजनीतिक और पारिवारिक खबर सामने आई। दरअसल मुलायम परिवार में बेटे और बहू के बीच विवाद काफी गंभीर स्थिति तक पहुंच चुका है। दरअसल सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव ने पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ये लिखा कि अपर्णा ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। जानकारी तो यह भी है कि प्रतीक यादव अपर्णा यादव से तलाक लेने की तैयारी में है। याद दिला दें कि प्रतीक और अपर्णा की शादी 2012 में हुई थी और अपर्णा यादव राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मतलब जिस तरीके से ये मुलायम सिंह परिवार के बीच में ये खटपट दिखाई दे रही है वो आज पूरे दिन चर्चा का विषय रही कि आखिर किस तरह से मुलायम सिंह के जो बेटे हैं अखिलेश यादव के भ्राताश्री हैं। और आपको बता दें कि ये जो खटपट हुई वो चर्चा का विषय बन गया कि भाई अपर्णा और प्रतीक के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तमाम जानकारों का ये भी कहना है मतलब तो लगातार इसको लेकर ये चर्चा रही कि किस तरीके से सब कुछ चल रहा है। इस खबर पर हमारे साथ डॉक्टर आदर्श कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आदर्श जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आदर्श जी, जिस तरीके से ये प्रतीक और अपर्णा के बीच में ये खटपट दिखाई दे रही है,
ये क्या है, मतलब किस तरीके से सब कुछ चल रहा है? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई प्रतीक का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था और इसीलिए ऐसा ऐसा है। हालांकि आधिकारिक बयान अभी अपर्णा की तरफ से नहीं आया है। देखिए शिवम जी, पहली बात तो ये है कि इस तरह की चीजें तो कही जाती है जब इस तरह की कोई भी स्थिति सामने आती है, लेकिन हकीकत ये है कि 2022 से ही जो है इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई थी। जब अपर्णा यादव ने बीजेपी की सदस्यता ली थी, जब वो बीजेपी में चली गई थी, उससे पहले अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं मिला था। हालांकि बीजेपी ने भी उस वक्त टिकट नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने बाद में उसे पद दिए और फिलहाल वो एक बड़े पद पर है, तो ये तो बिल्कुल सच है कि उसके भीतर महत्वाकांक्षा है, वो आगे बढ़ना चाहती है। दूसरी तरफ प्रतीक जो है वो बिल्कुल सीधे साधे हैं, उनका फिटनेस का व्यवसाय है, वो एक अलग संस्था चलाते हैं जो कि स्ट्रीट डॉग्स वगैरह की सेवा करती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों के जो मिजाज में है वो जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन शुरुआती दिनों में कई बार ऐसा होता है कि ये चीजें जब पति पत्नी होते हैं तो वो आपस में निभाह ले जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रतीक यादव ने कहा है और परिवार को तोड़ने का आरोप लगाया है कि किस तरीके से उन्होंने परिवार को बर्बाद कर दिए, तो ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी चीज है। और इसके लिए जो है बाद में अकाउंट हैक होने वाली बात तो मुझे बेतुकी लगती है कि इस तरह की चीजें नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि फिर वो आपस में मान मनोबल का दौर चल रहा हो। लेकिन एक बात तो तय है कि जो पोस्ट सामने आया है वो काफी हैरान कर देने वाला है और ये जो है काफी गंभीर मामला है। गंभीर मामला इसलिए है कि इसके बाद जो है मुझे नहीं लगता कि वो दोनों साथ रह पाएंगे। अगर रह लेते हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं। लेकिन जिस तरीके से प्रतीक ने कड़े शब्दों में बताया है और परिवार तोड़ने का आरोप लगाया है और उन पर और भी बातें कही है कि वो महत्वाकांक्षी है, मशहूर होना चाहती है, तो ये आदर जी सवाल भी तो यही खड़ा हो जाता है ना कि राजनीति में कोई महत्वाकांक्षी नहीं है। लेकिन अगर प्रतीक का जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर पोस्ट आया कि भाई अपर्णा जो है वो बहुत सेल्फिश हैं, वो कह रहे हैं कि वो महत्वाकांक्षी हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन मुझे याद है कि अपर्णा जब बीजेपी में आई थी उसके बाद तो प्रतीक बहुत सपोर्ट कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब ये पारिवारिक मामला था तो फिर इसको इस तरीके से सबके सामने लाना और उसके बाद ये कहना कि भाई अपर्णा स्वार्थी हो गई हैं और इस वजह से उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये ठीक है या वाकई में इसको गो विद द फ्लो के साथ राजनीति में मिक्स करके चीजों को साधने का प्रयास किया जा रहा है और इससे क्या राजनीतिक लाभ या एक तरीके से कहे नफा नुकसान हो सकता है क्या? देखिए, राजनीतिक नफा नुकसान तो बहुत ज्यादा नहीं होता क्योंकि जनता इन चीजों को जानती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पति और पत्नी का मसला जो है वो काफी नाजुक होता है। इसमें बेवजह लोगों को राजनीति करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उनकी अंदरूनी कौन सी बातें हैं, किन बातों पे जो है आपस में लड़ाई है, किन बातों पे उनकी उलझन बढ़ी है, तो ये सब या तो प्रतीक जानते हैं या तो अपर्णा जानती है। एक जीवन के जो है बहुत सारे सेट्स होते हैं, खास तरह से पति पत्नी के मामलों में। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी तरीके से राजनीति से परहेज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब वो पार्टी में है, अपर्णा यादव बीजेपी में है, तो विपक्षी जो है इस पर रोटियां सेकेंगे क्योंकि क्योंकि और ऊपर से प्रतीक यादव ने जो कह दिया है परिवार तोड़ने का आरोप, तो उसको लेकर के भी जो है दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या बाकी जितने भी दल हैं, तो वो आरोप लगाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं को एक सीमा बरतनी चाहिए कि उनके आपसी मामले में ज्यादा दखल अंदाजी न दे, क्योंकि अगर उनका मामला सुलझना होगा तो सुलझ जाएगा। संभावना तो रहती ही है कि आपस में बातचीत करके मामले को सुलटा लिया जाए, ऐसा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शिवम जी कि इस बार थोड़ा सा मामला गंभीर है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो है प्रतीक और अपर्णा अलग हो जाएं और लेकिन इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है और होनी शुरू हो गई है तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है।
बातचीत हो, है ना, बातचीत हो, उस पर जो है राजनीति के लिहाज से टीका टिप्पणी न करें। हाँ, जो वस्तु स्थिति है जिस पर बातचीत होनी चाहिए वो ठीक है, आप उसको एक निरपेक्ष तरीके से देखते हैं, है ना, कि एक संभ्रांत परिवार है, एक राजनीतिक परिवार है। आदर जी, हमने सेम पैटर्न, हमने कुछ इसी तरीके का माहौल देखा था, हालांकि केस थोड़ा सा अलग था। हमने बिहार में तेज प्रताप यादव की अभी तमाम तरह की चीजें देखी और उसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद हुआ कि भाई लोगों ने पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अपर्णा का कद बढ़ता हुआ देखकर प्रतीक इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर प्रतीक को यह लग रहा होगा कि भाई अपर्णा ज्यादा जो है चीजों को लाइमलाइट में आ चुकी हैं और शायद इस वजह से भी प्रतीक अपने आप को दरकिनार महसूस कर रहे होंगे, इसका एक फैक्टर यह भी हो सकता है। लेकिन राजनीति में राजनेताओं का तो कुछ भी प्राइवेट बचता ही नहीं है, उनकी 1/3 चीजें तो चर्चा का विषय बन जाती हैं। और क्या ये उसी का एग्जाम्पल नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरह की स्थिति तेज प्रताप के साथ भी हुई थी और वहां पर भी जिसके परिणाम ठीक है वो दोनों आपस में अलग हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टियों ने जो राजनीति से की वो अपने आप में बिल्कुल इसी तरह का मामला है। और आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, तेज प्रताप भी सीधे साधे व्यक्ति है, प्रतीक भी। लेकिन जो आपने बात कही कि बिल्कुल राजनीति में अगर कोई है तो उसकी हर चीज चर्चा का विषय तो बनी जाती है और उसे इस प्रोसेस से झेलना भी पड़ता है, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अपर्णा यादव अभी जिस पद पर है, तो अपर्णा यादव के करियर में, राजनीतिक करियर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि अपर्णा यादव को योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का सहयोग हासिल है और उनका अपना शास्त्रीय संगीत और व्यक्तिगत उनकी अपनी एक अलग छवि भी है। वो अलग बयान भी देती रही है, उनकी अपनी एक मौलिक सोच है। वो हमेशा पार्टी या कई बार अलग अलग बयान हम उनके सुनते रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव के राजनीतिक करियर पर कोई असर पड़ेगा। हाँ, उनकी जो निजी जिंदगी है, ये जो उथल पुथल चल रही है, इसमें जो है इन बयानबाजी से या राजनीतिक बयानबाजी से जरूर नुकसान हो सकता है। ठीक है आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए, इस पूरे बहस के मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। तो कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी बीच का नहीं होता, या तो होता है या तो नहीं होता है, और उसका एक एग्जाम्पल देखने को मिला, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल हमने बिहार में भी देखा था और यूपी में भी अब देखने को मिला। हालांकि किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि तेज प्रताप यादव और अपर्णा के बीच में कुछ इस तरीके से चीजें चल रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि राजनीति में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है, जो भी चीजें हो वो सब बहस का मुद्दा हो ही जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर शादी का भी है तो भी आ जाता है और उसके बाद बर्बादी का भी हो, जिस तरीके से भी देखने को मिल रहा है वो भी आ जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।